हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सब कक्षा 7वीं की कलश हिंदी व्याकरण का पाठ 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है वर्ण विचार। वर्ण क्या होता है, इसके कितने भेद हैं, है ना, इस पाठ में हम सब जानेंगे। तो सबसे पहले वर्ण क्या है, हमें ये जानना होगा। हमने पिछली कक्षा में इसकी परिभाषा पढ़ी थी। वर्ण वर्ण की परिभाषा क्या थी? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सके, उसे हम क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे, है ना। वर्ण की परिभाषा क्या होगी? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सके, उसे हम वर्ण कहेंगे। ठीक, अब वर्ण कैसे? जैसे अ, है ना, ये म, र, क, ल, ये क्या है? ये वर्ण है। अब इनका यदि समूह बना दिया हमने, तो वो क्या बन गया? शब्द बन गया। तो शब्द क्या होंगे? वर्णों का सार्थक समूह। जो वर्णों का सार्थक समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं? शब्द। जब हमने इनको जोड़ दिया तो ये क्या बन गया? अमर। क्या बना? अमर। और ये क और ल को जोड़ा तो ये क्या बन गया? कल। ठीक, तो वर्णों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। वर्ण की परिभाषा, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सके, उसे हम वर्ण कहेंगे। और शब्द की परिभाषा क्या होगी? शब्द की परिभाषा होगी वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। अब वर्ण से बना शब्द, और शब्दों से, दो या दो से अधिक शब्दों से क्या बनता है? वाक्य बनता है। तो वाक्य की परिभाषा क्या होगी? वाक्य की परिभाषा होगी, दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वाक्य। जैसे दो या दो से अधिक, ये दो या दो से अधिक शब्दों के अर्थपूर्ण समूह को, इसका अर्थ निकल रहा है अमर, कल, बाजार, जा। ठीक, तो इसका अर्थ निकल रहा है, इसलिए कैसा है? अर्थपूर्ण समूह है। किसका? किसका अर्थपूर्ण समूह है? शब्दों का। इसलिए इसे क्या कहेंगे हम? इसे हम कहेंगे वाक्य। क्या कहा जाएगा इसे? वाक्य। ठीक है, ध्यान रहेगा। वर्ण की परिभाषा, शब्द की, वाक्य की। अब क्या आती है? वर्णमाला आती है। वर्णमाला, ठीक है। वर्णमाला की परिभाषा क्या होगी? जिस प्रकार से हम एक एक मोती को जोड़कर माला बनाते हैं, है ना, तो ऐसे ही एक एक वर्ण को क्रम से हम जोड़कर वर्णमाला का निर्माण करते हैं। या वर्णमाला की परिभाषा क्या होगी? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को, इसको वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। ठीक है, तो वर्णमाला की परिभाषा भी आपको समझ में आ गई। सबसे पहले हमने क्या देखा था? वर्ण, इसकी परिभाषा आपको लिखना है। शब्द, ये भी आपको कॉपी में लिखना है परिभाषा। फिर वाक्य, वाक्य की भी परिभाषा। और वर्णमाला, वर्णमाला की भी परिभाषा आपको अपनी कॉपी में लिखना है। इसके साथ ही हमने पिछले लेसन में जो पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था हमने? संज्ञा, सर्वनाम, है ना, और क्या पढ़ा था? विशेषण, और क्रिया पढ़ी थी, और क्रिया विशेषण। इन सब की परिभाषा भी आपको अपनी कॉपी में पाठ 2 में ही लिख लेना है, क्योंकि आपने पिछले पाठ में शायद वो परिभाषा ना लिखी हो, इसलिए परिभाषा का ज्ञान होना हमें बहुत जरूरी है। ये परिभाषा आपको टर्मिनल एग्जाम में भी पूछी जा सकती है, हाफ ईयरली में भी, या फिर टेस्ट में भी पूछी जा सकती है, इसलिए आपको परिभाषा याद होना चाहिए। ये सारी परिभाषाएं टोटल कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 परिभाषाएं आपको अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक, आगे हम जो स्वर और व्यंजन पढ़ेंगे उसकी भी आपको परिभाषा लिखना है। अब यहाँ वर्णमाला। वर्णमाला शब्द दो शब्दों वर्ण तथा माला के योग से बना है। कितने शब्दों से बना है वर्णमाला? दो शब्दों के योग से, एक वर्ण और दूसरा माला। ठीक है, जिसका अर्थ है वर्णों की माला, अर्थात वर्णों का समूह। अर्थ क्या होगा वर्णमाला का? वर्णों की माला या वर्णों का समूह। जब सभी वर्णों को एक निश्चित व क्रमबद्ध रूप में लिखा जाता है तो उन्हें वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्णमाला किसे कहेंगे हम? शब्दों को एक निश्चित क्रम में लिखना वर्णमाला कहलाता है। इस प्रकार वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला। ठीक है ना, वर्णों का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। अब हिंदी मानक वर्णमाला। अब हिंदी की वर्णमाला कैसी है? हिंदी की मानक वर्णमाला इस प्रकार है। इसमें स्वर कौन कौन से होते हैं? अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ।
ये क्या है? स्वर। कितने हैं स्वर? 11। कितने स्वर होते हैं? 11। अब जो अनुस्वार है, जो अम है, वो क्या है? अनुस्वार। अनुस्वार कैसा होता है? ये ऊपर जो हम बिंदी लगाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अनुस्वार। क्या कहते हैं? अनुस्वार। ठीक है। और विसर्ग। विसर्ग क्या? यानी अह। अह में जो पीछे दो बिंदी होती है वह विसर्ग कहलाता है। और विसर्ग का उच्चारण क्या होता है? ह। क्या होता है? ह आधा। ठीक है। तो अम और अह जो है वह क्या है? ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है। ये क्या है? अयोगवाह है। क्या कहते हैं इनको? अयोगवाह। ठीक है। स्वर कितने हुए? 11। और ये दो क्या है? अयोगवाह। ध्यान रखेंगे। इसके बाद आता है अनुनासिक। अनुनासिक क्या होता है? अ के ऊपर जब हम ऐसा चंद्र बिंदु लगाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं। ठीक। अनुस्वार एक बिंदी ऊपर होती है, विसर्ग में दो बिंदी पीछे होती है, और अनुनासिक में क्या होता है? चंद्र बिंदु लगाया जाता है। ठीक। अब आते हैं व्यंजन। अब व्यंजन में क्या है? देखिए, क, ख, ग, घ, ङ। इसको इंग भी नहीं पढ़ेंगे, आंग भी नहीं पढ़ेंगे, अंग भी नहीं पढ़ेंगे। क, ख, ग, घ, ङ। क्या पढ़ेंगे? ङ। ठीक। फिर च, छ, ज, झ, ञ। ञ भी नहीं पढ़ेंगे। ञ। ट, ठ, ड, ढ, ण। ण है वो, अण नहीं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ण। फिर त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, म। य, र, ल, व। और श, श, स, ह, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। अ, ज और फ। ये हमने जाना। इसमें अभी हमारे जो अतिरिक्त व्यंजन है वो क्या है? ड़ और ढ़। इन दोनों को क्या कहा जाता है? अतिरिक्त। ठीक है। क्या कहे जाते हैं? ये अतिरिक्त व्यंजन। इसको भी हमें हमारी वर्णमाला में शामिल करना होता है, क्योंकि हम जब शब्दों का निर्माण करते हैं उसमें इनका भी स्थान होता है। अब जो क से ग तक ये 5 वर्ण है, इसको क्या कहा जाता है? क वर्ग कहा जाता है। कौन सा वर्ग है ये? क वर्ग। इसको वर्ग का नाम किससे दिया है? इसके पहले वर्ण से इसको वर्ग का नाम दिया गया है। ये वाली जो लाइन है इसका नाम क्या होगा? आप बताइए। च वर्ग। क्यों? क्योंकि च पहला है इसलिए च वर्ग। अब ये जो है ये ट वर्ग होगा। ठीक। ये पूरी लाइन क्या है? ट वर्ग। ऐसे ही इसमें क्या है? त वर्ग। और पहला वर्ण इसमें है प, इसलिए यह प वर्ग हुआ। समझ गए आप? ये व्यंजन है और इसमें ये क्या है? वर्ग है। वर्ग का नाम हमने कैसे दिया? पहले वर्ण के अनुसार। ये पहले वर्ण के अनुसार हमने इस वर्ग का नाम दिया। आगे आता है अंतस्थ व्यंजन। अब यहाँ तक क्या थे? ये जो व्यंजन थे, ये जो है इधर जो दिए हैं ङ, ञ, ण, न और म, ये क्या है? पंचम वर्ण। पंचम वर्ण है। क्या है? पंचम। मतलब ये क्या है? अंतिम के वर्ण है। क वर्ग का पंचम वर्ण कौन सा? क वर्ग का ङ हुआ। च वर्ग का पंचम वर्ण ञ हुआ। ट वर्ग का ण हुआ। त वर्ग का पंचम वर्ण न हुआ। है ना? तो ये क्या है? पंचम वर्ण है। समझ गए आप इसे? अब आता है अंतस्थ व्यंजन। अब अंतस्थ व्यंजन कितने हैं इसमें? य, र, ल और व। है ना? ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन माने जाते हैं। और ये क्या है? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन श, श, स, ह। अब इसको बोलने का तरीका देखिए। तीनों क्या है? श, शकर का। श, श इसका होता है षटकोण का श। और ये क्या है? सपेरे का स। हमने कैसे बोला इसको? श, श, स। आपको भी ऐसा उच्चारण करना है। जब भी हम हिंदी पढ़ें तो इन तीनों का शुद्ध उच्चारण आपको आना चाहिए। ठीक है। फिर आता है ह। ये कौन से व्यंजन है? ऊष्म। कौन से व्यंजन है? ऊष्म। फिर आते हैं संयुक्त व्यंजन। क्या पढ़ते हैं इसको? संयुक्त व्यंजन। जैसे क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। इन्हें संयुक्त क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये किससे बने हैं? किससे? क्ष किससे मिलकर बना है? आधे क से और श से मिलकर बना है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? क्ष। संयुक्त यानी इनको जोड़कर, इनके मेल से ये बना है, इसलिए ये कौन से हैं? संयुक्त व्यंजन है। ऐसे ही त्र, तो त्र किससे मिलकर बना है? त और र से, तो त्र हो गया, इसलिए ये भी क्या है? संयुक्त व्यंजन।
फिर न्य, ऐसे ही श्र। ठीक है, ये सब, ये चारों क्या है, संयुक्त व्यंजन है। आप आगे जो है आगत ध्वनिया। आगत ध्वनिया किसे कहते हैं? आगत ध्वनिया यानी बाहर से आई है, हमारी हिंदी भाषा का नहीं है, यह किसका है, बाहर से आया हुआ है, इसलिए इसे आगत ध्वनि कहते हैं। जैसे ये आ है, अब इसमें यदि चंद्र बिंदु भी होता तो ये आ हो जाता, लेकिन ये आ है और आ के ऊपर ऐसा अर्ध चंद्र बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अर्ध चंद्र। बिंदी होती तो ये पूर्ण चंद्र होता, लेकिन ये अर्ध चंद्र है। अर्ध चंद्र को अ पढ़ा जाता है, क्या पढ़ते हैं हम इसको, अ। ठीक है, ओ भी नहीं, आ भी नहीं, ओ। समझ गए आप? ऐसे ही ये ज है, ज के नीचे ज जहाज का हम ज पढ़ते हैं, लेकिन इसके नीचे जब ये बिंदु लग जाती है तो ये क्या होता है, ज। क्या हो जाता है, ज। ठीक है, जैसे जेब्रा, हम झेब्रा नहीं पढ़ते, जेब्रा भी नहीं पढ़ते, हम क्या पढ़ते हैं, जेब्रा। ऐसे ही फ, ये फ है ना, फल होता है, फ फल का, हम इसको फल को बोलते हैं क्या, नहीं। यदि हम फल बोलते तो इसके नीचे ये भी लगाते, लेकिन हम ऐसा नहीं पढ़ते, हम क्या पढ़ते हैं, फल। लेकिन जब इसके फ के नीचे बिंदी लग गई तो इसका उच्चारण क्या होगा, फ। क्या होगा, फ। जैसे क्या कहेंगे हम इसको, जिराफ। जिराफ है ना, जिराफ नहीं होता, जिराफ। ठीक, तो ये क्या है, आगत ध्वनिया है। ये तीन क्या है, आगत ध्वनिया। अब इसके अतिरिक्त हमने ये ड़ और ढ को अतिरिक्त व्यंजन, यह हमने यहाँ पे पढ़ा व्यंजन। ठीक है, ये क्या है, अतिरिक्त व्यंजन है। वर्णमाला में हमने अभी क्या क्या जाना, स्वर। कितने स्वर होते हैं, 11। इसके अलावा अम और अह को हम क्या कहते हैं, अम और अह को हम क्या कहते हैं, बताइए, अयोगवाह। ये ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है। फिर हमने क्या जाना, अनुनासिक। अनुनासिक हम किसे कहते हैं, ऊपर जब हम क्या लगा देते हैं, एक बिंदी, ये क्या होती है, अनुनासिक। फिर क्या जाना हमने, अनुस्वार, सॉरी, अनुनासिक किसे कहते हैं हम, अनुनासिक मतलब एक बिंदी और चंद्रमा, तो ये क्या हो गया, अनुनासिक। अनुस्वार किसे कहेंगे हम, एक बिंदी को हम अनुस्वार कहेंगे, और विसर्ग मतलब पीछे दो बिंदी, ये क्या होगा, विसर्ग होगा। उसके बाद क्या कहेंगे हम, क्या क्या सीखा हमने, व्यंजन। इसमें क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग सीखा। ठीक है, फिर संयुक्त व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और आगत ध्वनिया, अंतस्थ व्यंजन, ये सब हमने जाना। आगे चलते हैं हम, वर्ण के भेद। अभी हमने वर्णमाला में ये सब चीजें जानी। अब क्या आता है, वर्ण के भेद। वर्ण के कौन कौन से भेद है। ठीक है, वर्ण के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं वर्ण के, दो। कौन कौन से, स्वर और व्यंजन। कितने भेद होते हैं, दो। ठीक, अब स्वर किसे कहते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में प्राण वायु बिना किसी बाधा के बाहर निकलती है। प्राण वायु यानी किसको कहेंगे हम, हवा को। हवा को क्या कहा जाता है, प्राण वायु। तो जिन वर्णों में जो प्राण वायु है या हवा है वो बिना किसी बाधा के मुंह से बाहर निकलती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वर। स्वर बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं। स्वर की परिभाषा क्या होगी, वह वर्ण जो बिना किसी की सहायता के बोला जाता है स्वर कहलाता है, या वे वर्ण जो बिना किसी वर्ण की सहायता के बोले जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वर। हिंदी में स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। ठीक है, स्वर की परिभाषा भी आपको अपनी कॉपी में लिखनी है। क्या आएगी स्वर की परिभाषा, जिन वर्णों को बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, जिन वर्णों को बोलने में अन्य वर्ण की सहायता ली जाती है या नहीं ली जाती है, बताइए। सहायता ली जाती है क्या, नहीं, नहीं ली जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे स्वर कहते हैं। ठीक है, याद हो गई परिभाषा आपको, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। जिन वर्णों को बोलने में, आपको भी मेरे पीछे रिपीट करना है, जिन वर्णों को बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है उसे हम स्वर कहते हैं। जो परिभाषाएं हमने आगे लिखी थी उसके नीचे आपको ये स्वर की परिभाषा भी लिखना है। ठीक, ये परिभाषा हमने जानी। अब स्वर के भेद, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो उच्चारण में लगे समय के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं, है ना। स्वर को जब हम बोलते हैं तो उसमें कितना कितना समय लगता है, उसके आधार पर स्वरों के कितने भेद बताए गए हैं, 3। कौन कौन से, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ये 3 क्या है उसके स्वर के भेद, इसे कहेंगे प्रकार। कितने भेद होते हैं, 3।
ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब सबसे पहले आता है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? ह्रस्व स्वर मूल स्वर होते हैं, इनका उच्चारण बहुत कम समय में किया जाता है ना। ह्रस्व स्वर क्या है? मूल है, स्वर क्या है? ये मूल स्वर है, इनका उच्चारण बहुत ही कम समय में होता है। इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या 4 है। कौन कौन से? अ, ई, उ और रे। ये क्या है? कौन सा स्वर है? बताइए। ह्रस्व स्वर। इनको बोलने में बहुत कम समय लगता है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? ह्रस्व स्वर। दूसरा आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर किसे कहेंगे हम? दीर्घ स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से 2 गुना समय लगता है। अभी जितना समय हमको ह्रस्व स्वर को बोलने में लग रहा था है ना, उससे 2 गुना समय हमें किसमें लगता है? दीर्घ स्वर में। तो जैसे है तो दीर्घ स्वर कौन कौन से? जैसे आ, ई, उ, ए, आई, ओ और औ। अब हम इसको बोलते हैं कैसे? इसको बोलते हैं आ, इसको बोलते हैं ई, इसको बोलते हैं ई। ये होता है उ, ये होता है ऊ, है ना। ये री, ये होता है ए, आई, ओ और आओ। तो इनसे बोलने में इसको ज्यादा समय लगा, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। आगे आता है प्लुत स्वर। कौन सा स्वर? प्लुत स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों में लगे समय से 3 गुना समय लगता है। ह्रस्व स्वर से कितना? 3 गुना समय जिन स्वरों को बोलने में लगे उन्हें हम कैसे स्वर कहेंगे? प्लुत स्वर कहेंगे। ठीक है। इनका प्रयोग किसी को पुकारते समय किया जाता है। इन्हें लिखते समय उसी वर्ण के आगे इसको कहते हैं अवग्रह। ये जो चिन्ह बना होता है ये क्या है? अवग्रह का चिन्ह लगाया जाता है, जिसका उच्चारण देर तक किया जाता है। इसका प्रयोग संस्कृत में किया जाता है, हिंदी में प्रायः इसका प्रयोग नहीं होता, है ना। इसका प्रयोग हिंदी में नहीं होता, बहुत ही कम होता है। संस्कृत में प्लुत स्वर का प्रयोग किया जाता है। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसको अवग्रह। इसका ध्यान रखना है। जिसे ओम, यानी ओ को हमने लंबा खींचा और फिर म बोला ओम, है ना। राम, ये क्या है? प्लुत स्वर है। इनको बोलने में कितना समय लगा? 3 गुना। किससे? ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय अधिक लगा इसको बोलने में, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? प्लुत स्वर कहेंगे। स्वर के कितने भेद हमने पढ़े? 3 भेद। सबसे पहला ह्रस्व स्वर, फिर क्या? दीर्घ स्वर, और तीसरा प्लुत स्वर। अब आता है अयोगवाह। हमने ऊपर जाना था अयोगवाह, है ना। वर्णमाला में आए थे 2 अयोगवाह। कौन कौन से थे? अम और अह। ये क्या है? अयोगवाह है। अब अम तथा अह अयोगवाह कहलाते हैं। अम को अनुस्वार व अह को विसर्ग कहा जाता है। वर्णमाला में इनका स्थान स्वरों के बाद व व्यंजनों से पहले होता है। ठीक है। अयोगवाह का प्रयोग कहाँ होता है वर्णमाला में? स्वरों के बाद में और व्यंजनों के पहले। देखा होगा अम और अह कहाँ होते हैं? ए, आई, ओ, औ तक क्या हुआ? स्वर। और फिर आते हैं अम अह। फिर अम अह के बाद क्या शुरू होता है? क ख। तो क ख ग घ क्या है? व्यंजन है। तो जो अयोगवाह है उनका जो प्रयोग होता है वो कहाँ होता है? स्वर के बाद में और व्यंजन से पहले, दोनों के बीच में। ठीक। अयोगवाह समझ में आ गया। अब आता है अनुस्वार। अनुस्वार क्या होता है? ऊपर एक बिंदी जिसे लगाते हैं हम, वह क्या होती है? अम की मात्रा, और या उसको कहते हैं अनुस्वार। अनुस्वार का उच्चारण करते समय हवा केवल नाक से बाहर निकलती है। जब हम अनुस्वार का उच्चारण करते हैं तो हवा कहाँ से बाहर निकलती है? नाक से। जैसे हमने उदाहरण जाना, ये इसको हमने पढ़ा, है ना। इसके ऊपर अनुस्वार है तो क्या पढ़ेंगे? अंग, नाक से हवा निकली, ऐसे नाक से हवा निकलती है। इसका चिन्ह शिरोरेखा के ऊपर बिंदु के रूप में लगाया जाता है ना। ये शिरोरेखा के ऊपर, ये शिरोरेखा है, इसके ऊपर बिंदु। ठीक। शिरोरेखा के ऊपर जब बिंदु लगाई जाती है तो वह क्या होती है? अनुस्वार होती है। इसको हम क्या कहते हैं? अनुस्वार। फिर इसका प्रयोग स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग के स्वर रहित पंचम वर्ण के स्थान पर किया जाता है। अनुस्वार का कहाँ उच्चारण किया जाता है? जो वर्ग है ना, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इन सभी वर्णों के पंचम वर्ण जो है उनके स्थान पर किया जाता है। जैसे हमें लिखना है गंगा, तो हम गंगा की, ऐसा गंगा, ये ग है, ग के लिए के पहले हमने ये अंग क्यों लगाया?
हम यहाँ गंगा भी पढ़ सकते थे, गनगा भी पढ़ सकते, नहीं पढ़ा हमने। क्यों पढ़ा गंगा? क्योंकि जो क वर्ग है ना, क, ख, ग, घ और ङ, तो इन वर्णों के पहले जब भी अनुस्वार आता है तो उसका उच्चारण हमारा क्या होगा? ग होगा। ठीक, यहाँ पर देखिए ग के पहले, ये ग के पहले अनुस्वार आया, इसलिए हमने क्या किया यहाँ पर? ग। ऐसे ही ये च है, ये च है और ये ल है, ये च है, च के पहले क्या आया है? अनुस्वार। तो च वर्ग का अंतिम वर्ण क्या होता है? च, छ, ज, झ और य। तो ये य क्या है? यहाँ आया है ना, ये अनुस्वार किसका रूप है? ये य का, इसलिए हमें क्या पढ़ना चाहिए? इसको चंचल। हमें कभी भी इसको चंचल नहीं पढ़ना चाहिए। चंचल हम यदि पढ़ते हैं तो यह क्या है? विशुद्ध है, या इसको अशुद्धि मानी जाएगी। ठीक, हमेशा इन वर्णों के पहले जब भी अनुस्वार होगा उसका उच्चारण क्या होगा? य। समझ में आया? वर्गों के अंतिम वर्ण का उच्चारण होगा। अब यहाँ देखिए ये क्या दिया है? ठ, और यहाँ दिया है डा, और फिर ठ के ऊपर अनुस्वार है, ये ड के पहले अनुस्वार आया है। अब ट वर्ग का अंतिम वर्ण कौन सा है? ट वर्ग का अंतिम वर्ण है ण। तो यहाँ पर किसका उच्चारण होगा? ण का। तो क्या होगा? ठंडा। क्या लिखेंगे हम इसको? ठंडा। ठीक, अब यहाँ दिया है च और यहाँ दिया है दा, ऊपर लिया है अनुस्वार। अनुस्वार किसके पहले आया? द के। तो जो त वर्ग है उसमें सबसे अंतिम वर्ण क्या है? न। ठीक है, तो यहाँ जो अनुस्वार है उसका उच्चारण क्या होगा? न होगा। तो क्या कर रहे हैं हम? देखिए यहाँ पे चंदा, क्या कर रहे हैं? चंदा। हमने चमदा पढ़ा क्या या चैदा पढ़ा? चणदा पढ़ा? नहीं पढ़ा। क्यों? क्योंकि यहाँ द है, और द कौन से वर्ग में आता है? त वर्ग में, और त वर्ग का अंतिम वर्ण न है, इसलिए इसका उच्चारण क्या होगा? न। क्या पढ़ेंगे हम इसको? चंदा। ठीक है, ऐसे ही च, प और क। च के ऊपर अनुस्वार है, किसके पहले आया अनुस्वार? प के पहले। तो प वर्ग का अंतिम वर्ण क्या है? प वर्ग का अंतिम वर्ण है म। म है ना अंतिम वर्ण, इसलिए जो यहाँ पर उच्चारण होगा वो किसका होगा? म का। तो जैसे चंपक, हमने चनपक पढ़ा? हमने चैपक पढ़ा? नहीं। हमने चणपक पढ़ा? नहीं पढ़ा। क्यों? क्योंकि हम हमेशा क्या करते हैं? पहले का जो वर्ण होता है उसका हम कैसे उच्चारण करते हैं? अंतिम वर्ण की तरह, है ना। जो इसके पहले जो अनुस्वार आया उसका उच्चारण कैसे होगा? अंतिम वर्ण के अनुसार। ध्यान में रहेगा। ऐसे ही मैं बार बार आपको क्या पढ़ रही थी अभी? मैं आपको इसको पैचम पैचम, आपको अब समझ में आ गया होगा मैं पैचम क्यों पढ़ रही थी। क्यों? क्योंकि ये च है, और च वर्ण का जो वर्ग है उसका अंतिम वर्ण क्या है? य है। तो इसलिए यहाँ क्या पढ़ा जाना चाहिए? पैचम। क्या पढ़ा जाना चाहिए? पैचम। फिर हम हमेशा क्या पढ़ते हैं? व्यंजन। अब ये सही पढ़ते हैं क्या हम? व्यंजन नहीं, हम इसको कैसे पढ़ते हैं? गलत पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ा जाना चाहिए? ये ज है, और ज के पहले अनुस्वार आया है, इसलिए हम यहाँ क्या उच्चारण करेंगे? अनुस्वार का। अनुस्वार का उच्चारण देखिए, ज कहाँ आता है? च, छ, ज, झ, इसका अंतिम वर्ण क्या है? य। तो यहाँ क्या उच्चारण होना चाहिए? व्यंजन। क्या होना चाहिए? व्यंजन। ये अनुस्वार हट के क्या लग जाएगा? आधा य। तो व्यंजन। समझ गए आप? आज बहुत अच्छी चीज आपने सीखी है, इसको हमेशा याद रखना है आपको। और उच्चार जब हम भी बुक पढ़ें या कुछ भी पढ़ें तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। हम हमेशा जो अनुस्वार होता है उसका उच्चारण हम कैसे करते हैं? अंतिम वर्ण की। क वर्ग का अंतिम वर्ण ङ है ना, तो जैसे क वर्ग में से किसी भी वर्ण का के पहले अनुस्वार आता है तो हम क्या उच्चारण करेंगे? अंग। ऐसे ही च वर्ग में से किसी भी वर्ण के पहले यदि अनुस्वार आता है तो उसका उच्चारण क्या होगा? य, है ना। ऐसे हमने ये चीजें जानी, इसको हमेशा आपको याद रखना है, और जब भी बुक पढ़ें तो इन चीजों का ध्यान रखकर बुक को पढ़ना चाहिए। अब आता है अनुनासिक। अनुनासिक क्या होता है? ये शिरोरेख के ऊपर जो चंद्रमा होता है, अर्धचंद्र, इसको कहते हैं अनुनासिक। अनुनासिक का उच्चारण करते समय हवा नाक तथा मुंह दोनों से निकलती है। अभी हमने जाना था अनुस्वार। अनुस्वार में क्या होता है? हवा कहाँ से निकलती है? केवल और केवल नाक से निकलती है। लेकिन अनुनासिक में हवा या प्राण वायु जो है वो कहाँ से निकलती है? नाक से भी और मुंह से भी। इसका चिन्ह इसका चिन्ह क्या है? शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु के रूप में लगाया जाता है, ऐसे, है ना।
जब शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा न हो तब चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है, अन्यथा चंद्र बिंदु के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। जब शिरोरेखा के ऊपर कोई सी भी मात्रा न हो तब ही क्या लगता है, अनुनासिक। यदि ऊपर मात्रा हुई तो हम ये चंद्र बिंदु नहीं लगाएंगे, हम फिर किसका प्रयोग करेंगे, अनुनासिक के स्थान पर अनुस्वार का। ठीक है, याद रहेगा आपको। अन्यथा चंद्र बिंदु के स्थान पर हम किसका प्रयोग किया जाता है, अनुस्वार का। जैसे मैं, नहीं, क्योंकि, इन शब्दों में शिरोरेखा के ऊपर मात्राएं लगी हैं, इसलिए यहाँ अनुनासिक के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया गया है। माँ, चांदनी, भांति आदि शब्दों में शिरोरेखा के ऊपर मात्राएं नहीं है, है ना। यहाँ शिरोरेखा के ऊपर मात्राएं हैं क्या, नहीं है, इसलिए हमने क्या लगाया, अर्धचंद्र। लेकिन यहाँ पर मात्राएं हैं इसलिए हमने अनुनासिक नहीं लगाया, हमने क्या लगाया, अनुस्वार लगाया। ठीक, अभी हमने क्या पढ़ा, अनुनासिक। इसके पहले क्या पढ़ा था, अनुस्वार। अब आता है विसर्ग। विसर्ग क्या होता है, अह। अह की मात्रा जो होती है, यानी वर्ण के पीछे जब हम दो मात्राएं लगा देते हैं तो इसको कहते हैं विसर्ग। का उच्चारण क्या होता है, ह। क्या उच्चारण होता है इसका, ह। अह को विसर्ग कहा जाता है, इसका उच्चारण ह की भांति किया जाता है ना। हिंदी के शब्दों में विसर्ग का प्रयोग नहीं किया जाता है। हिंदी के शब्दों में बहुत कम विसर्ग का प्रयोग होता है, प्रायः तत्सम शब्दों के साथ किया जाता है। इसका प्रयोग कब होता है, विसर्ग का प्रयोग तत्सम शब्दों के साथ, जैसे नमः, दुख, अतः, प्रातः, पुनः आदि, है ना। कैसे होता है विसर्ग का प्रयोग, शब्द के अंत में, और उसका उच्चारण क्या होता है, अह होता है। अनुस्वार जाना, अनुनासिक जाना हमने, है ना। अब क्या आता है, विसर्ग भी जान लिया, फिर आता है आगत ध्वनि। आगत ध्वनि हमने देखी थी, आगत ध्वनि कौन कौन सी, जैसे अ, है ना, फिर ज और फ। तो आगत ध्वनि क्या है, आ तथा ओ के बीच की ध्वनि अ को अंग्रेजी भाषा से लिया गया है, इसे आगत ध्वनि कहते हैं। इसका प्रयोग केवल अंग्रेजी भाषा के शब्दों में किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, अंग्रेजी भाषा के शब्दों के लिए। जैसे हम बाल नहीं बोलते हैं, बाल मतलब हमारे सिर के बाल हो जाएंगे, हम क्या बोलते हैं, बोल भी नहीं बोलते। बोल यदि हमने बोला, देखिए जैसे हमने बाल बोला तो बाल का मतलब हमारे सिर के बाल। हमने यदि बोल बोला तो बोल मतलब बोलने के लिए होता है, बोल। लेकिन जब हमको अंग्रेजी का शब्द है बॉल, तो उसके लिए हमें क्या प्रयोग करना पड़ेगा, आगत, है ना। तो ये क्या हो गया, बॉल। ना तो ये बाल है ना ये बोल है, क्या है ये, बॉल। ठीक है, ऐसे ही कॉफी, कॉफी नहीं, है ना, और काफी भी नहीं, क्या होगा, कॉफी। इसके ऊपर क्या लगा है, शिरोरे के ऊपर इस बिना बिंदी अनुस्वार वाला अर्धचंद्र। अब ये कॉलेज भी नहीं, कॉलेज भी नहीं, क्या होगा, कॉलेज। ठीक है, तो ये क्या है, आगत ध्वनियां। अब आते हैं स्वरों की मात्राओं की ओर। तो जैसे हमने स्वर अभी जाने थे, उनकी कुछ मात्राएं भी होती है। अ की मात्रा होती क्या, नहीं होती है। आ की मात्रा होती है, एक ऐसी खड़ी पाई। की मात्रा कैसी होती है, ये एक सीधी खड़ी पाई, फिर ऊपर ऐसा शिरोरेख के ऊपर। ठीक, ऐसे बड़ी की मात्रा ये रही, छोटा ओ की, ये बड़ा ओ की, ये ऋषि की, और ये ए की मात्रा। अब यहाँ दिया है कमल। कमल शब्द दिया है, इसको हम कैसे बांटेंगे, टुकड़ों में कैसे करेंगे, आधा क, है ना, फिर अ पूरा, तो दोनों को मिला के क्या बना, क। फिर म आधा और अ, तो क्या बना, म। और ल आधा, ये हलंत का मतलब होता है, ये वर्ण क्या है, आधा है ना। यदि पूरा इसको करने के लिए किससे जोड़ना पड़ेगा, इसको अ से जोड़ना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ल बन जाएगा, ये ऐसा। ऐसे ही काला शब्द को आधा क और आ से जोड़ा, फिर ल शब्द में हमने हलंत लगाया और आ, तो ये क्या बन गया, काला। ऐसे ही किसान, तो ये क्या हुआ, ये शब्द है और यह, इसमें क्या की हमने, इसको मात्राओं से अलग किया है। जैसे आधा क, फिर ये ई, है ना, ये क है और ये ई की मात्रा, इसलिए यहाँ ई लिख दिया। फिर स है आधा और आ की मात्रा है, और न है और अ है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इन शब्दों को अलग अलग कर सकते हैं। किसमें बांट सकते हैं, वर्ण में। ठीक, आगे दिया है ऐ की मात्रा। ऐ की मात्रा कैसी होती है, दो ऊपर। अभी हमने ए में कैसे जाना था, एक मात्रा, लेकिन यहाँ दो क्यों हो गई, क्योंकि एक तो ये वाला ए है और एक उसकी मात्रा है, तो दोनों मिलकर क्या हो गई, दो मात्राएं ऊपर हो गई। ठीक है, तो दो मात्राओं से मिलकर क्या बना, बैल। तो ब आधा और ए प्लस ल, और ये आधा ल और अ, तो मिल गया बैल। ऐसे ही ओ का भी और औ का भी।
ठीक है। मात्राएं लगाते समय इस बात का ध्यान रखें कि ऊ तथा बड़ा ऊ की मात्राएं र के नीचे नहीं लगाई जाती बल्कि र के मध्य में लगाई जाती है। ऋषि की मात्रा व्यंजन के नीचे लगती है परंतु र के साथ ऋषि की मात्रा नहीं लगती। श के साथ री की मात्रा लगाने पर भिन्न रूप बनता है। ठीक है, क्या बता रहे हैं यहाँ पर, जो छोटा ऊ की मात्रा है और बड़ा ऊ की मात्रा, ये र के साथ कैसे लगाते हैं, हम ऐसा लिखते हैं क्या, र में छोटा ऊ की मात्रा रू और र में बड़ा ऊ की मात्रा रू, ऐसा लिखते हैं नहीं। यह क्या है, यह गलत है। इसको कैसे लिखा जाता है, यदि हमें छोटा ऊ की मात्रा लगानी है तो हम यहाँ सिर्फ ऐसा कर देंगे, ये छोटा ऊ की मात्रा हो गई। और यदि हमें र में बड़ा ऊ की मात्रा लगानी है तो हम ऐसा करेंगे, ये क्या हो गई, बड़ा ऊ की मात्रा हो गई। ठीक है, तो हमने र में छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा लगाना जाना, ये याद रखना है आपको, और पहचानना भी है कि कौन सी मात्रा लगी है। ठीक, अब यदि र का जो श ऋषि की मात्रा होती है, यदि हमने इस श में ऋषि की मात्रा लगाई है ना, तो ये क्या बन जाता है, श्र बन जाता है। किस तरीके का, इसका रूप परिवर्तन होकर यह ऐसा बन जाता है। ठीक, जैसे हम क्या लिखते हैं, श्रृंगार, तो श्रृंगार में ऐसा होता है। इसमें क्या लगी है, कौन सी मात्रा लगी है, ऋषि की, जो नीचे लगती है वह मात्रा। बाकी सब में हमने ऐसा लगाते हैं क्र, है ना, जैसे गुरु, है ना, और लेकिन जब ये श में लगती है तो ये ऐसी लगती जरूर है लेकिन इसका रूप बदल कर क्या हो जाता है, ऐसा हो जाता है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। फिर आता है व्यंजन, लेकिन हम व्यंजन के बारे में आज नहीं जानेंगे। आज हमने स्वर के बारे में जाना, वर्ण, वर्णमाला, शब्द, वाक्य, इन सबको आपको एक बार फिर से आप बुक पढ़ेंगे, है ना, आपको बुक पढ़ना है। मैंने जो जो चीजें आपको बताई, अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग, इन सब का ध्यान रखते हुए आपको पाठ को पढ़ना है, समझना है, और समझने के बाद इन सारी परिभाषाओं को अपनी कॉपी में लिखना है।